नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे द्वारा लिखा गया उपन्यास वजह कुछ और थी। मेरी सारी रचनाएं कॉपीराइट अधिनियम के तहत रिजर्व हैं। इसकी कोई भी किसी भी प्रकार की कॉपी करने की चेष्टा न करे, वरना कानूनी हर्जी खर्ची का जवाबदेह होगा। तो चलिए सुनते हैं। रति आज सुबह से ही बहुत परेशान थी, वो भी अपने YouTube चैनल पर आए एक कमेंट के कारण। पिछले 2 साल से वह ज्योतिष पर वीडियो बना रही थी। उसका चैनल बहुत अच्छा तो नहीं, पर ठीक ठाक चल रहा था। परेशान उसे उस लड़की के कमेंट ने कर दिया था, जिसने कमेंट में उसका मोबाइल नंबर मांगा था और कहा था कि वह उसे पब्लिक में गाली नहीं देना चाहती, इसलिए नंबर मांग रही है। और उसने आगे लिखा था कि जब तुम्हें एस्ट्रोलॉजी का पूरा व सही ज्ञान नहीं है, तो क्यों इस चैनल पर गलत सलत बातें बताकर लोगों का जीवन बर्बादी की ओर ले जा रही हो। उसने कुछ हद तक कहा तो सही था। रति ने ना कोई कोर्स किया था एस्ट्रोलॉजी का, ना ही किसी गुरु या ज्ञानी व्यक्ति से सीखा था। उसने तो बस बचपन से अपने दादाजी को ये काम करते हुए देखा था। उनकी हर बात को बड़ी गौर से सुना था। उसके दादाजी को बड़ा ही ज्ञान था इसका, और ये उन्होंने भी सीखा नहीं था, बल्कि अपने पिता से विरासत में ये विद्या पाई थी। पंडित लोग तो ऐसा ही करते आए हैं। पूजा पाठ से ही किसी पंडित का बड़ी अच्छी तरह से जीवन यापन हो जाता है। रिया के दादाजी का व्यवसाय ही था लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करना। उन्हें एक मंदिर भी मिला हुआ था, जिसके वो पंडित कहलाते थे। उसके घर के सामने ही था, समिति से संचालित होता था। वहाँ जो दान दक्षिणा चढ़ाई जाती थी, वह सब तो दादाजी को मिलती थी, पर वहाँ जो दान पेटी थी, उसकी समिति में जाती थी। मतलब जो लोग आरती की थाल में आरती के समय या उसके बाद भी चढ़ाते, वो सब दादाजी रखते। दान पेटी के ताले की चाबी समिति के पास थी। मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। सुबह शाम तो लोगों का तांता लगा ही रहता था। समय समय पर कीर्तन भजन होते रहते थे। उसके दादाजी कुंडली भी देखकर सब सही बताने में माहिर थे। उसमें भी दान दक्षिणा मिलती रहती थी। दादी को ये बिल्कुल सही नहीं लगता था। वो कहती थी दादाजी से कि जब आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, सीखा नहीं है, तो क्यों करते हो। ये बात दादाजी को भी पता थी कि वो कुंडली देखना नहीं जानते हैं, पर जब वो कुंडली को हाथ में ले लेते थे, तो उनके मुँह से उसके बारे में जो भी निकलता था, वो सच ही निकलता था। वैसे भी लोग कुछ 4-6 टाइप के सवाल ही तो पूछते हैं, जैसे शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, घर कब बनेगा, नौकरी कब लगेगी, या तबीयत सही नहीं रहती तो कोई उपाय, या तलाक। उस समय तो ना के बराबर होता था। इसलिए वैवाहिक जीवन में सुधार कब होगा। इसके अलावा बिजनेस सही नहीं चल रहा, या बच्चे बात नहीं मानते, उनसे परेशान है, क्या करें। वैसे ही सवाल वह शुरू से सुनती आ रही थी। कुछ लोग उनके हाँ या ना में जवाब पाकर ही खुश हो जाते, तो कुछ लोग कब कैसे भी पूछ बैठते, जिसका जवाब घुमा फिरा कर दादाजी दे देते, जिन्हें रति बड़े गौर से सुनती और मनन भी करती। कभी कभी दादाजी से सवाल भी करती, और वह भी उनको जो थोड़ा बहुत ज्ञान था वो दे देते। बेसिक ज्ञान तो उन्हें सारा था, जैसे किस घर से क्या देखा जाता है, भाव, दृष्टि, डिग्री, योग, दुर्योग, ग्रहों की चाल, गोचर, दशा, क्रूर ग्रह, सौम्य ग्रह, योग कारक, मार्ग ग्रहों की युति, दृष्टि, अस्त ग्रह, वक्री ग्रह, ग्रहण, मित्र, शत्रु ग्रह, ऊंच व नीच के ग्रह, नक्षत्र वगैरह का मतलब
एक तरह से 50-60% जानते थे। वैसे भी कुंडली हाथ में लेते ही उनके मुँह पर सरस्वती जी बैठ जाती थीं और उनके मुँह से सच ही निकलता था। रिया की इन सब में रुचि थी, इसलिए वह दादाजी से पूछती व सीखती थी। उसकी बुद्धि इसमें इतनी तेज थी कि एक बार दादाजी जो बात बता देते वह उसे हमेशा के लिए याद हो जाती। उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसके दिमाग में अपने आप वह बातें नोट हो जाती थीं। जबकि वह पढ़ाई में कमतर थी, अपने बड़े भाई व बहन की अपेक्षा। घर में रहती तो सभी उससे पढ़ने की बोलते, इसलिए वह ज़्यादातर मंदिर में और उसके बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त रहती। ज़्यादा कहने पर अपना बैग लेकर ही मंदिर में आ जाती कि जो पढ़ा है वह दादाजी को सुना दूंगी, दादाजी से ही पढ़ूंगी। सबसे छोटी होने के नाते सबकी लाडली थी रति, पर दादा की कुछ ज़्यादा ही थी। कारण था कि दादा को कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी, जबकि उसके भाई बहन हमेशा उनकी बात और काम को टालते रहते थे। रति को दादाजी के साथ रहना पसंद था, लेकिन वह पूजा पाठ करना जरा भी पसंद नहीं करती थी। एक लोटा जल चढ़ाना भी उसको बड़ा भारी लगता था। दादाजी अक्सर सूर्य को व शिव जी को जल चढ़ाने की बोलते, पर वह कभी उनकी यह बात बस नहीं मानी। वह बहुत नाजुक सी थी, रोज़ नहा ही नहीं पाती थी। जरा में सर्दी जुकाम हो जाता था और नहाते ही उसको जोरों की भूख लगती थी। सब चढ़ाते थे कि बाथरूम के बाहर ही थाली लगाकर रख कर जाया कर तू, पर भगवान को मानती बहुत थी। जब भी आरती होती बिना नहाए ही उसमें शामिल हो जाती, दूर खड़ी रहती एक तरफ। जब भी पैर पड़ती पूरा दंडवत होकर पड़ती। उसका मानना था कि भगवान हमारे माता पिता के समान हैं, हम उसकी संतान हैं। वह एक तरह से खुद में ही कंफ्यूज थी। ये पूजा पाठ व उपवास उसको सही नहीं लगता था, पर आरती के समय सबका गाना बजाना अच्छा लगता था। रति को अभी कुछ ही समय हुआ था अपना चैनल खोले। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे थे, जैसे आपकी आवाज़ अच्छी है, तो कोई कहता आपके बोलने का अंदाज़ अच्छा है, तो कोई कहता आप बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन देती हो, तो कोई कुछ। चेहरा तो वह अपना दिखाती नहीं थी, वरना सब कहते आपके चेहरे से आपकी आवाज़ मैच ही नहीं करती। चेहरा जितना खूबसूरत है, आवाज़ उतनी अच्छी नहीं। रति की आदत थी छोटी छोटी बात को दिल से लगाकर उसके बारे में घंटों तक सोचना। ये एक छोटी सी बात थी, पर रति उस बात को इतना ज़्यादा सोच रही थी कि आखिर क्यों उस लड़की ने ऐसा कहा, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए, पर बात करे तो कैसे। अपना नंबर यूट्यूब पर दे नहीं सकती और उससे भी मांग नहीं सकती। इन्हीं सब बातों को सोच रही बालकनी में खड़ी थी। उसके बाल गीले थे, बहुत लंबे व घने होने के कारण जल्दी सूखते नहीं थे, इसलिए सारे बाल खुले किए थी। अम्ब्रेला कट लॉन्ग कुर्ती पहने हुई रति बहुत अच्छी लग रही थी। लंबी पतली, तीखे नैन नक्श और थोड़ा सा सांवला रंग। आंखें बेहद खूबसूरत थी। मेकअप कर जब अच्छे से तैयार होती तो किसी हीरोइन से कम न लगती थी रति। पर यह सब वह किसी शादी या किसी और पर्व त्योहार में करती, बाकी समय जैसे घर वैसे बाहर। रोज़ रोज़ लिपस्टिक लगाकर ही घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों से अलग थी। बस क्रीम पाउडर लगाया और हो गई तैयार। उसकी यही सादगी राजीव को अच्छी लगती थी। राजीव अभी उसको नीचे खड़ा देख रहा था और उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। बड़ी प्यारी लग रही थी उसे रति। उसका मन कर रहा था कि वह ऊपर जाकर रति को अपनी बाहों में उठाकर घुमाए और एक प्यारा सा किस करे। आया तो वह रति से मिलने ही था, क्योंकि आज संडे था।
पर वहाँ जाकर वह रति को इतने प्यार से एकटक होकर नहीं देख सकता था, इसलिए नीचे ही खड़ा हो गया। राजीव की रेलवे में सरकारी नौकरी थी, वो भी लोको पायलट की, तो बहुत कम टाइम ही वह रति को दे पाता था। हालांकि इससे उनकी दोस्ती पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वह ध्यान ही नहीं देती थी। दरअसल उसे पता ही नहीं था कि उसके बचपन का दोस्त राजीव उसे कितना प्यार करने लगा है। उसे तो लगता था कि अब राजीव की सरकारी नौकरी लग गई है तो वह किसी सुंदर, बिल्कुल अप्सरा जैसी लड़की को अपनी दुल्हन बनाएगा, जो दहेज में 15-20 लाख रुपए लेकर आएगी, और फिर राजीव उसे पूरी तरह भूल जाएगा। वैसे वह भी पूरी ज़िंदगी यहीं तो नहीं रहेगी, अपने ससुराल चली जाएगी। फिर एक दूसरे को देखना भी सालों की बात हो जाएगी। रति को उसकी माँ ने आवाज़ लगाई तो वह अंदर चली गई। उसके जाने पर राजीव भी ऊपर आ गया। गेट खुला हुआ था। अंदर आया तो देखा रति पकौड़े खाते हुए टीवी पर चैनल बदल रही है। उसका ध्यान टीवी पर था तो राजीव ने चुपचाप आकर उसकी प्लेट उठाई और उसके बिल्कुल पीछे आराम से पलंग पर बैठ गया। बैठकर पकौड़ा मुँह में डाला ही था, तभी रति ने प्लेट की ओर हाथ किया तो प्लेट नहीं थी, वह टीवी देख रही थी। उसकी आंखें टीवी से हटकर प्लेट की ओर गईं। प्लेट पूरे टेबल पर कहीं नहीं थी। पहले उसे लगा इधर उधर खिसक गई होगी। घर पर माँ और उसके अलावा कोई नहीं था। माँ किचन में अपने लिए पकौड़े तल रही थी। तो ये सोचते हुए उसे अचानक से डर लगा, क्योंकि उसी समय टीवी पर साउंड ऐसा आया क्योंकि उसने हॉरर मूवी लगा दी थी। उसे सुनते ही रति चीख उठी और राजीव का पकौड़ा उसके गले में ही अटक गया। उसे खांसी आई। उसकी आवाज़ से रति और डर गई। उसे बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ था अभी तक कि राजीव उस कमरे में है। वह आंख बंद कर माँ बोलती हुई सीधी किचन की ओर भागी। राजीव ने टेबल पर प्लेट रखी, पानी का गिलास उठाकर जल्दी जल्दी पानी पिया और किचन की ओर भागा। वहाँ जाकर देखता है दोनों माँ बेटी आंख बंद किए एक दूसरे से लिपटी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं और डरा रही हैं। ये देखकर राजीव को ज़ोर से हंसी आ गई। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों ने आँख खोली और उसे मारने दौड़ी। माँ को अपने पकौड़ों की याद आ गई कि वो कढ़ाई में डले हैं, तो वो वापस किचन में लौट गई अपने और राजीव के लिए पकौड़े लेने। राजीव और रति दौड़ते हुए आए। राजीव आगे था, रति पीछे। राजीव आगे जगह न होने के कारण पलंग पर बैठ गया। पीछे आती हुई रति की ड्रेस, जो कि लॉन्ग थी, उसके पैर में फंसती है तो वह राजीव के ऊपर गिर जाती है। उसके अचानक गिरने के कारण राजीव भी पलंग पर लेट सा जाता है। दोनों की हंसी अभी रुकी नहीं होती है, लेकिन इस हादसे से रुक जाती है और दोनों की सांसें जब एक दूसरे से टकराने लगती हैं तो उनकी आंखें आपस में मिलती हैं। दोनों शर्माने लगते हैं। रति के पैर ज़मीन से ऊपर होते हैं। उसका पूरा वजन राजीव के ऊपर पड़ रहा होता है, जिसका एहसास होते ही राजीव कहता है, पकौड़े खा खा कर बहुत मोटी हो गई हो यार। यह सुनते ही रति को और शर्म आ जाती है। वह उठने की कोशिश करती, लेकिन पैर ज़मीन पर न होने के कारण उठ नहीं पाती। फिर अचानक उसका माइंड चलता है तो वह पलटकर साइड में लेट जाती है। उसके हटते ही राजीव उठकर बैठ जाता है। तभी माँ पकौड़े लेकर आ जाती है। सब मिलकर पकौड़े खाते हैं। राजीव, अच्छा ख़ानदान, सरकारी नौकरी और देखने में बिल्कुल शाहिद कपूर की तरह सुंदर। सब बॉय जो एक बार देखे देखता ही रहे। हंसमुख स्वभाव,
निश्चिंत दरिया दिल। बस उसे चिंता रहती तो अपनी माँ की तबीयत की। इकलौता वारिस था, पिता भी सरकारी नौकरी में थे। माँ को समझ ही नहीं आता था कि बीमारी क्या है। दिन व रात कमज़ोर शिथिल होती जा रही थी। कभी कहीं दर्द होता तो कभी कहीं दर्द भी तेज वाला कि सहन न होता बिना 2-4 गोली खाए। आयुर्वेद, योगा, एक्यूप्रेशर सब अपना चुके थे। हॉस्पिटल कई बदल चुके थे, सारी जांचें करवा चुके थे, पर ना कुछ बीमारी निकलती थी, ना ही दर्द कम होता था। डॉक्टर भी परेशान थे। कुछ लोग पूजा पाठ झाड़ फूंक बताते, पर उसके पिता इन सब में विश्वास नहीं करते थे और उनकी मर्जी के बिना माँ खुद ही तैयार होती थी इन सब के लिए। राजीव भी इन सब में यकीन नहीं करता था, पर सोचता था कि अब आखिरी यही उपाय बचा है तो क्यों ना इसे भी कर लिया जाए। फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों, ये उपन्यास बहुत लंबा है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आने पर शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।